हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एकेडमी में। मैं हूं अजहर और आज से हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास की फिजिक्स। तो जो लोग भी अभी 10th क्लास कंप्लीट करके आए हैं और सोचते हैं कि वो 11th और 12th की फिजिक्स को बढ़िया तरीके से पढ़ना, या फिर जो अभी से नीट और जेई को भी टारगेट बना के चल रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, उनको आज से ही सीरियस हो जाना होगा। आज से ही चीजों को सीरियसली लेना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग सोचते हैं कि 11th क्लास में सीरियसली पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास में तो होम एग्जाम होता है, कोई बोर्ड एग्जाम होता नहीं। 12th क्लास में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन 12th क्लास की फिजिक्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप 11th क्लास की फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप 11th क्लास में हल्के फुल्के लेंगे फिजिक्स को। और अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के 12th के बाद या 12th के साथ ही आप नीट और जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि आगे जब 12th क्लास में आप आ जाएंगे तो आपके ऊपर दोहरा बर्डन हो जाएगा 11th क्लास के फिजिक्स और साथ ही 12th क्लास की फिजिक्स का। ठीक है, तो अभी 11th क्लास की फिजिक्स का अगर आप 1-2 साल पहले का अगर सिलेबस देखें तो उसमें पहला चैप्टर हुआ करता था फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते थे कि हम फिजिक्स क्या है, हम उसको पढ़ते ही क्यों है, उसका टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन क्या है फिजिक्स के लॉज का, और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स पे, लॉज पे काम करता है, जिसको हम कंपाइल करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स के उन लॉज का जिसमें पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में वो उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चाहे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हैं अभी क्लास 10th में, मैग्नेटिज्म पढ़ के आए हैं, तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी 11th क्लास में आपको मैकेनिक्स डिस्कस करना है, वेव्स के बारे में डिस्कस करना है, और ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पोर्शन जो है वो आपके 12th के फिजिक्स में है। ठीक है, तो वर्ल्ड या यूनिवर्स कुछ लॉज पे काम करता है और उस लॉज को ही हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन से पहले, किसी भी लॉ को डिस्कस करने से पहले, हमें उन लॉज को समझने से पहले जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उनका मेजरमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके 11th क्लास का पहला ही चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हमें किसी भी चीज को मेजर करने की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका हमारे लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हम किन चीजों को मेजर करते हैं। ठीक, आप के पास मोबाइल है, सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसका चार्जिंग पिन होता है, अगर मान लीजिए उसका मेजरमेंट ना हो तो मोबाइल के अंदर चार्जिंग पोर्ट का साइज कुछ और हो जाएगा और चार्जिंग पिन का साइज कुछ और हो जाएगा, तो वो उसमें फिट नहीं बैठेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही किसी, अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं तो आप सड़कों पे जितनी भी गाड़ियां दौड़ रही हैं या फिर जितनी भी मशीनें आप देख रहे हैं, उसमें एक एक पार्ट तभी अपने जगह पे सही से फिट हो पाएंगे जब उनको फिट करने के लिए उनका एक्यूरेट डायमेंशन लिया गया हो। उनके जो गियर्स हैं वो तभी अच्छे से मैश करके चल पाएंगे जब उनके तिथ का मेजरमेंट सही से लिया गया हो, उनका डायमीटर प्रॉपर लिया गया हो। गाड़ी में आप बाइक अगर चलाते हैं तो उसका गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, उसमें भी वो कितना आप कितने टाइम्स आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं वो सब गियर के साइज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं जिसका मेजरमेंट पॉसिबल ना हो, या बिना मेजरमेंट के तो कुछ हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। इसीलिए 11th क्लास की फिजिक्स शुरू करने से पहले हमें डिस्कस करना है मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट हम करेंगे किसका, किन चीजों का हम मेजरमेंट करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो आइए इन चीजों को हम आखिर कहते क्या हैं उसको हम समझते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को कवर क्या क्या करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटी।
कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब कुछ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम किसी चीज को किस में मेजर करेंगे, लेंथ को जैसे मीटर में कन्वर्ट मेजर करते हैं, मास को केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे आप ब्रिटिश सिस्टम देख लो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम देख लो, उसमें अलग अलग जगहों पे मेजरमेंट के अलग अलग पैमाने इस्तेमाल होते थे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसको आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोई भी चीज अगर हम मेजर करते हैं तो उसमें एरर्स आना लाजमी है, क्योंकि हम कोई भी चीज ऐसी परफेक्ट नहीं बना सकते जिसमें कोई भी एरर न हो। कुछ भी हम लोग बनाते हैं वो बिल्कुल ही एररलेस नहीं होता है, लेकिन हम उस एरर का एक टॉलरेंस या फिर एक लिमिट सेट कर देते हैं कि एरर अगर इस लिमिट के अंदर है तो वो कंसिडरेबल है, वो चल जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मेजरमेंट्स में, और आगे के कैलकुलेशंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कुछ डिजिट्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पेन का अगर हम लेंथ मेजर करें तो आप कहेंगे कि मान लीजिए 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 10.5 यहाँ पे है, 10.5 लिख रहे हैं तो इसमें 105 ये सब कुछ आप लिख रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आगे हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर में और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं, किनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे और किनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे सभी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के कितने पावर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो डायमेंशंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, और ये है फिजिकल क्वांटिटी। आगे हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं और उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, करंट है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सब कुछ आप लोग डिस्कस करते हुए आए हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, हम किन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, उन्हीं क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि क्या कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिसको हम मेजर ही ना कर पाए। आप लोग सोचिए, सोच के कमेंट में बताइए कि क्या आप कुछ ऐसी क्वांटिटीज सोच पा रहे हैं जिनको मेजर ना किया जा सके। तो वो क्या होंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, जैसे इमोशंस, लव, या फिर जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपने कितनी पढ़ाई की, आप उसको कैसे मेजर करेंगे। कोई अगर कह दे कि सर आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, तो 2 घंटे वो पढ़ाई को आपने नहीं मेजर किया, वो किस चीज को मेजर किया, वो आपने मेजर किया टाइम को, कि आपने 2 घंटे टाइम स्पेंड किया है पढ़ाई में, तो वो आपके पढ़ाई का मेजरमेंट नहीं है, उस टाइम का मेजरमेंट है। ठीक है, या फिर कहें इंटेलिजेंट, कोई कितना इंटेलिजेंट है आप कैसे बताओगे मेजर करके। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर आईक्यू भी तो होता है, आईक्यू से हम जान सकते हैं कि कोई कितना इंटेलिजेंट है। वो भी कोई ऐसा एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इसलिए उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ शामिल नहीं करते हैं। क्लियर, ठीक है, तो उन्हीं क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हो। जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, अभी मैं बता रहा था, फोर्स, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, वर्क, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं हमारे सामने जो आगे हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये सभी कैसी क्वांटिटीज हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं।
जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, या फिर क्वांटिटी कह लेते हैं। ठीक, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से उसका कोई लेना देना ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो, इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास 7 फिजिक्स में कुछ साइंटिस्ट ने बैठ के ये डिसाइड किया कि 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, और वो किसी क्वांटिटी पे, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। उसमें कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे पहला है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। कितनी हो गई? आप देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर? ठीक है। उसके बाद कुछ क्वांटिटीज को हम लोग कैटेगराइज करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज में। ठीक है, डेराइव करने का मतलब क्या हुआ, डेरिवेशन का क्या मतलब हुआ, आप लोगों को पता है कि आप फिजिक्स में कोई चीज डेराइव करके निकालते हैं, कोई फॉर्मूला डेराइव करके निकालते हैं। ऐसे ही ये जितनी भी कुछ क्वांटिटीज जिनको हम लोग डेराइव क्वांटिटी कह रहे हैं, वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड करती हैं और उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव करते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी डेराइव क्वांटिटीज होंगी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगी, वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम लोग कह रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज में ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन डेराइव्ड क्वांटिटीज फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं? तो इन 7 के अलावा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग रखते हैं डेराइव क्वांटिटीज के कैटेगरी में। ठीक है, जैसे स्पीड। ठीक, स्पीड आपको पता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ। ठीक है, इसको लेंथ कंसीडर कर सकते हैं, और दूसरा है टाइम। ठीक है, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड जो है, डिस्टेंस और टाइम, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का बस यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में यूनिट वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे उसके बारे में। एक्सेलरेशन भी आप लोग कैसे मेजर करते हैं? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा वेलोसिटी दो पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस और टाइम पे, और फिर से यहाँ नीचे टाइम आ जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और क्वांटिटीज लिखी हुई है, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे किसी ना किसी फॉर्म में डिपेंड करती हैं। इसीलिए इन सभी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, और इन सभी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज से इजीली डेराइव कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता हो। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं और क्या हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। हाँ ठीक, अब हमने डिस्कस कर लिया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और अभी हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है।
यूनिट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो हम लेंथ को किस में मेजर करें, कैसे रिप्रेजेंट करें लेंथ को? मास को मेजर करना है तो मास को मेजर करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, जैसे आप अगर पुराने टाइम में सोचिए तो कोई एक घर से दूसरे घर कुछ सामान मांगने जाता था तो वहां पे मेजरमेंट का ऐसा कोई टूल नहीं होने की वजह से वो गिलास से, जैसे मान लो चावल बगल पड़ोस से मांग के लेके आए तो वो एक गिलास या दो गिलास चावल दे दिया, तो फिर वो उसको एक गिलास या दो गिलास चावल देना पड़ता था, तो बताना होता था कि एक गिलास चावल। ठीक है, तो अब हमारा फिजिक्स काफी एडवांस हो गया है। अब हम लोग उसमें ग्लास से नहीं मेजर करते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर आप अपने बगल के किसी भी दुकान पे जाएं तो अगर आप कुछ खरीदते हैं, अगर वेट करना होगा तो आज तो अब वो तुले वाला भी तराजू नहीं है, अब तो सबके पास डिजिटल वेइंग मशीन्स हैं, वो तुरंत उस पर रखता है और बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करके दे देता है, 1 ग्राम का भी डिफरेंस वो बता देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यूनिट की। अब यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आप, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। ठीक है, अब कोई भी चीज मेजर करना हो, जैसे हमें लेंथ मेजर करना हो, तो अगर मैं पूछूं कि आप लेंथ कैसे मेजर करोगे, आप बोलोगे सर अभी मीटर स्केल लेके आएंगे उससे मेजरमेंट कर लेंगे। तो मीटर स्केल जो है उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड, यहां पे लिखा है ना स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, लेंथ को मेजर करना है तो मीटर स्केल एक स्टैंडर्ड है, और कैसे लिया गया है वो आर्बिट्ररीली चूजन, मतलब उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि हम कितने को 1 मीटर कहेंगे, किसी ने कह दिया कि हम इतने को 1 मीटर कहेंगे तो हम उतने को 1 मीटर कह रहे हैं। ठीक है, बस वो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो मीटर के अलावा और भी लेंथ को मेजर करने की यूनिट्स हैं, जैसे कुछ लोग उसको लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, ठीक है, इंचेस में, कुछ लोग सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट मेजर करते हैं, कुछ लोग फुट और इंच में मेजर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग गज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं लेंथ की, लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा उसी को हम लोग यहाँ पे तवज्जो देंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी जो यूनिट्स हैं उनको हम बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हैं, उसका बिल्कुल ही कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता है। लोकली लोग कैसे भी मेजरमेंट को कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम्स में, लेकिन जब कोई चीज, आज आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एक चीज इंडिया में बनती है तो वो दुनिया के तमाम देशों में जाती है, ऐसे दुनिया के किसी भी देश में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो दूसरे अलग अलग देशों में जाता है, तो वहां पे हमको एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ता है जो कैसा हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो हम इसीलिए आगे डिस्कस भी करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, जिसमें जिसमें जो यूनिट्स एक्सेप्ट की गई हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे लेंथ के बारे में बात कर रहे थे, तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर क्या है, अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसीलिए हम लोग लेंथ को जनरली मीटर में या किलोमीटर में मेजर करते हैं। आपको पता है माइल्स में भी मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स का क्या मतलब हुआ, जितनी भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उन्हीं को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन, करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कैंडेला। तो 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद है डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक, डेराइव्ड यूनिट्स का क्या मतलब हुआ, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि
सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, क्योंकि वो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पे जो ये यूनिट्स हैं ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह फंडामेंटल यूनिट्स भी बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, ये किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मीटर को आप किसी और चीज से डेराइव करके नहीं निकालेंगे, ठीक है, लेकिन जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं, ये डेराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं हम डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। जैसे यहां पे तो दिख नहीं रहा, ठीक है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्पीड किस पे डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें स्पीड की यूनिट लिखनी हो तो हमें पता है डिस्टेंस मतलब लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट हो जाएगी, स्पीड की, ठीक है। अब ये स्पीड की यूनिट है किस पे डिपेंड कर रही है, एक मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। ऐसे ही जैसे आप मान लो डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए आप क्या लिखोगे, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो मास को तो सिंपली आप केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किलोग्राम में मेजर करेंगे। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हो आप, लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट, ठीक है। अब आप देखो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही क्या है, एक तरह से देखा जाए तो लेंथ है और उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे आपका डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा केजी, और इन सबको, इसका भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो इसको हम लोग लिखेंगे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब डेंसिटी की जो यूनिट है वो केजी एक फंडामेंटल यूनिट है, उसके पावर 1, और मीटर के पावर, ये नीचे लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं -3, मीटर के पावर -3 पे डिपेंड करती है। तो ये हो गई आपकी डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स, और डेराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उसको कहेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर, ओके। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो ये नीचे ढक गया है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें सारे पॉइंट्स क्लियर दिखाई देंगे कि किसी भी यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट की, ओह सॉरी, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की, ठीक है। अब यहां पे देखो पहला लिखा है इट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। कोई भी यूनिट जो है वो प्रॉपर डिफाइंड होनी चाहिए कि लेंथ है तो उसके कितने साइज को हम 1 मीटर कहेंगे, वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, ठीक है, ये एक सुटेबल साइज का होना चाहिए, ठीक। जैसे मीटर स्केल लेते हैं तो ये अराउंड इतना साइज का होता है, इसको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप सोचो कि हम यूनिट को इतना बड़ा कर दें कि वो हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, या उसको इतना छोटा कर दें कि हैंडल करना मुश्किल हो जाए, तो फिर वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। तो हम यूनिट्स को जब डिफाइन करते हैं तो वो देखते हैं कि वो सुटेबल साइज का होना चाहिए, ताकि उसको कोई भी इजीली हैंडल कर ले, उसके यूज करना उसका कन्वीनियंट हो, ठीक है। इट शुड नाइदर बी टू लार्ज और स्मॉल इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, मतलब जिस क्वांटिटी को हम मेजर करने वाले हैं उसके रिस्पेक्ट में यूनिट बहुत, या तो बहुत बड़ी ना हो या फिर बहुत छोटी ना हो, कन्वीनियंट साइज की हो, जिससे मेजरमेंट हमारा आसान हो जाए, ठीक है। इट शुड बी प्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब उस यूनिट को हम कहीं पे भी मैन्युफैक्चर कर लें, बना लें। जैसे मान लीजिए मीटर स्केल है,
ठीक है। तो हम इंडिया में बना सकते हैं, फ्रांस में बना सकते हैं, ब्रिटेन में बना सकते हैं, अमेरिका में बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से बन के आएगा वहीं वो बन सकता है, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये हुआ कि हम कहीं पे भी इस यूनिट को मैन्युफैक्चर कर लें, अगर वो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, तो कहीं पे भी उसको क्या किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है और उससे मेजरमेंट लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट हमने डिफाइन किया है वो टाइम के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि आज हम 1 मीटर इतना बड़ा ले रहे हैं, कल 1 मीटर इतना बड़ा लेंगे और परसों 1 मीटर इतना बड़ा लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमने एक बार डिफाइन कर दिया उसका साइज तो वही रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होगा। या फिर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इतने बड़े को 1 मीटर कह रहे हैं और चाइना वाले इतने को 1 मीटर कह रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम मीटर डिफाइन कर दिए कि 1 मीटर इतना होगा तो वो चाहे कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में उतना ही 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। सब ऐसा नहीं कि अपना अपना मीटर यूनिट बना के रखे हुए हैं कि चाइना वाले बोल रहे हैं नहीं जी हम तो इतने को ही 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है। अमेरिका वाले कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत बड़े को, इतने बड़े को 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है। इंडिया में पता चला कि हमने इतना बड़ा डिफाइन करके रखा कि इतने को हम 1 मीटर बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम यूनिट में कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक। फिर सब अपना कहते हैं ना, कैसे है कहावत, अपनी डफली अपना राग, वो सभी अपना गाते रहेंगे, ठीक है, तो फिर बात बन नहीं पाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड नॉट बी चेंज विद द फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। मतलब हम यूनिट को जो डिफाइन कर रहे हैं या फिर जो यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या वेदर में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं उसकी उसकी वजह से वो बदलना नहीं चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए, उससे मेजरमेंट ले पाए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए यूनिट की, तभी हमारा मेजरमेंट कन्वेनिएंट होगा। ओके, अब देखते हैं अगला हमारा क्या है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक। ब्रिटिश लोगों ने अपना अलग मेजरमेंट का सिस्टम बना रखा, उस अमेरिका वालों ने अपना अलग मेजरमेंट का सिस्टम बना रखा, फ्रांस वालों ने अपना अलग मेजरमेंट का सिस्टम बना रखा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि डील करने में, मेजरमेंट लेने में, या एक जगह एक जैसे मान लीजिए ब्रिटिश वाले ये एफपीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और मान लो इसकी जानकारी नहीं हो हमारे यहाँ इंडिया में या फिर फ्रांस में ही, तो अगर वो इसमें मेजरमेंट करके और लिख के भेजें तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये होता कितना है, ठीक है, क्योंकि ये तो उनका डेवलप किया हुआ सिस्टम है। तो ऐसे ही दुनिया में कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे बहुत कॉमन जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक तो है एफपीएस सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम और एक है एमकेएस सिस्टम, ठीक है। इसमें जैसे लेंथ है तो एफपीएस सिस्टम में हम इसको फुट में मेजर करते हैं, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में और एमकेएस सिस्टम में हम मीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही मास है तो एफपीएस सिस्टम में पाउंड में, सीजीएस सिस्टम में ग्राम में और एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम में मेजर करते हैं। टाइम जो है देखिए तीनों में ही टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग देशों का अपना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट था, तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसे तो बड़ा मसला खराब हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम बना लेते हैं जिसको सभी लोग मानेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं रहेगा। तो इन्होंने एक यूनिट बनाया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनलिटी यूनिट्स। ये फ्रेंच स्टेटमेंट है, हम लोग सिंपल इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स काफी हद तक ये जो हमारा एमके सिस्टम है ऐसा ही है, और इसमें भी हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अभी मैंने पिछले स्लाइड्स पे डिस्कस किया था कि लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टेम्परेचर को केल्विन में, टाइम को सेकंड में,
ऐसे जो मेजरमेंट की जो मैंने यूनिट्स लिखी थी वो पहले ही मैंने एसआई यूनिट में ही लिखा है, क्योंकि आगे हम लोग जो जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे वो एसआई यूनिट ही इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने जितने भी यूनिट्स पीछे की स्लाइड्स में डिस्कस की हैं वो सभी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पे बेस्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है कि एसआई सिस्टम यूज डेसिमल सिस्टम एंड देयरफॉर कन्वर्जन विद इन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम डेसिमल सिस्टम भी इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम में अगर हमारे पास यूनिट्स पता हो तो हम उसको दूसरे सिस्टम में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पे बात करें हमें पता है 1 फुट इक्वल टू कितना होता है, 1 फुट इक्वल टू आप सभी को पता है ये होता है 12 इंचेस। ठीक है, और हमें पता है 1 इंच इक्वल टू कितना होता है, 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 अराउंड इतना सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर हमें ये पता है ये डेसिमल सिस्टम है, आगे अभी हम लोग यूनिट कन्वर्जन का देखेंगे भी डायमेंशनल एनालिसिस में कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। जैसे 1 इंच इक्वल टू है 2.54 सेंटीमीटर, तो ऐसे अगर हमें ये कुछ फंडामेंटल यूनिट्स का आपस में रिलेशन पता हो कि एफपीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में और एमकेएस सिस्टम में इनका आपस में क्या इंटर रिलेशन है, तो वो किसी भी क्वांटिटी का हम एक सिस्टम से यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो और क्वांटिटीज हैं जिसको न ही फंडामेंटल क्वांटिटीज के कैटेगरी में रखा गया और न ही डेराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड उनकी यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलेंगे। ठीक है, ये जो दोनों सिस्टम्स हैं ये इनको एसआई सिस्टम के अंदर कंसीडर किया गया है। जैसे आप लोग छोटी क्लासेस से ही एंगल मेजर करना शुरू कर देते हैं, तो एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का मतलब ये हुआ कि दो लाइंस या दो प्लेन एक दूसरे से जो एंगल बना रहे हैं उनके बीच का जो आर्क जो फॉर्म हो रहा है ये इस तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डी थीटा से इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा है तो, या फिर सिंपली थीटा से भी आप लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, अब प्लेन एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो ये आपने 9th और 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सर्किल की प्रॉपर्टीज में, कि अगर ये जो आर्क बन रहा है, आर्क लेंथ है ds और इसका रेडियस है r सेंटर से, इसको सेंटर कंसीडर कर लेते हैं o को सेंटर, तो यहाँ पे हम एंगल फाइंड आउट करते हैं कैसे, आर्क अपॉन रेडियस से। बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर हुआ? तो ये है प्लेन एंगल। जैसे दो प्लेन्स ऐसे एंगल बना रही हैं तो इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल, या फिर दो लाइंस ऐसे, मान लो दो लाइंस ऐसे एंगल कुछ बना रही हैं तो इसको हम लोग प्लेन एंगल की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम कैसे समझें,